गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स मस्ती में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूँ पीके आर्यन, आपका एग्जाम साथी। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करें एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करें पहले प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न है वो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। कह रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसा सवाल है। तो हमको पता है कि फार्मूला होता फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, और इसको अगर लिखे तब वोल्ट बाई मीटर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। एगो मीटर से एगो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वोल्ट मीटर। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्ट मीटर। हम अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है हमारा वो है संबंध Q इक्वल टू एन में निम्नलिखित में से एन का मान संभव है। देखिए Q इक्वल टू फॉर्मूला होता एन ई। एन जो है इंटीजर नंबर होता है। कैसा होता है? इंटीजर नंबर, पूरा पूरी वैल्यू। इसका मतलब है कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, ऐसा कभी वैल्यू नहीं हो सकता, कभी रूट में वैल्यू नहीं हो सकता, कभी 3/5 ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता। तो इस अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 4.2। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। सर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले तो मुक्त आकाश की पैरावैद्युतता होती है, तो इसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻15 फराड पर मीटर। अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखिए वैल्यू जो चार्ज का होता क्यू इक्वल टू एन ई, फार्मूला होता एन का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको सीधा ऐसे समझिए कि 1.6 के जो टेबल में होगा, आप सीधा सीधी टेबल आप पढ़ सकते। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, 16 चौको 64। अगर ऐसे कभी मिलता है तो आंसर होगा, अगर ऐसा नहीं होता ना इस प्रकार सी जो है वो संभव नहीं हो पाता, इसलिए ऑप्शन सी सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज हॉलोस्फीयर। कभी भी अगर गोले के अंदर कभी भी इनसाइड वर्ड आ जाए तो आंसर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन शून्य हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि व्हेन ए कन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स पावर। कहता है एक उत्तल लेंस को पानी में जब डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता क्या होगी, घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, सही विकल्प हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, वो कहता है एन एयर बबल। कहता है कि एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक विच लेंस। पानी के अंदर जो हवा का एक बुलबुला है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये काम करता है अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइक ए कनकेव लेंस। मैं आपको दो बात बताऊं, अगर कभी कनकेव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल को जो बोला जाता वो बोला जाता है अपसारी। क्या बोला जाता है? अपसारी। और कभी हमारे पास अगर रहे उत्तल, क्या रहे? उत्तल, तो इसको हम बोलते अभिसारी। क्या बोलते? अभिसारी। ये दो प्रश्न हमारे बीच हो सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, वो कहता है कि द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W इक्वल टू P 1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही विकल्प होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल रहे। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस
ऑफ ए कैपेसिटर। कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मान होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट पूछ रहा, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा वो फैराड होगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता, एक वर्ड है फैराड और एक वर्ड है फैराडे, एक वर्ड है फैराड और एक वर्ड है फैराडे। सर फैराडे जो यूनिट होगा वो चार्ज का होगा, बोले तो आवेश का होगा, और अगर फैराड की बात करें तो ये कैपेसिटेंस का होगा, कैपेसिटेंस का होगा। सर हम सबको पता है कि जो फैराडे होता है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, किसका सर? चार्ज का। अगर कभी सवाल पूछे कि लार्जेस्ट यूनिट जो है वो चार्ज का क्या होगा, तो आंसर होगा फैराडे, और एक फैराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बात करें। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कहता विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर इस पे आप देखिए अगर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सही विकल्प होगा। इस पे वेक्टर छूट गया है, थोड़ा आप ऐड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी में वेक्टर ई और क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों पे वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है वो है 11th। कहता है द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए सोलेनॉइड। परिनालिका में क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा, तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। इस प्रकार हमारा सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिएगा फार्मूला होता सी इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। अब यहाँ से अगर देखें तो क्यू को हम लिख सकते ए टी, क्या लिखेंगे? ए टी। और अगर भी की बात करें तो इसका हम लिखेंगे एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 1। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा एम माइनस 1 एल टू टी का पावर 4 और ए टू दी पावर 2। हमारा सही विकल्प यही होगा। ढूंढिए कहाँ पे है, एम माइनस 1 एल टू टी माइनस 4 ए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई एयर एट नॉर्मल प्रेशर। देखिए इसका यूनिट जो होगा वो वोल्ट पर मीटर होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, और इसका वैल्यू होगा 3 इंटू 10⁻⁶, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 14th। कहता है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं, तो सबको पता है कि लेड टीन का मिश्र धातु होता है, लेड टीन का अलॉय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। अगले हम क्वेश्चन की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज। कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपसरित होती है, डाइवर्ज होती है। हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी का होता है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा पूछता तो रेड कलर का होता। अगर सवाल पूछता कि मैक्सिमम किसका होता, तो मैक्सिमम जो होता है रेड कलर का होता। हम अगले विकल्प की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है वो कहता है विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। कह रहा विद्युत वाहक जो बल है उसकी बीमा क्या होगी, तब फार्मूला होता है V इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। अगर V की बात करें एम एल टू टी माइनस 2, और अगर Q की बात करें तो ए टी। इसको अगर सोल्व करेंगे तो एम एल टू टी टू दी पावर माइनस 3 और ए टू दी पावर माइनस 1, यही हमारा विकल्प होगा। तो आप मिलाइए कहाँ पे है, एम एल टू टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। अब देखिए कभी कभी ये नहीं लिखेगा तो इसके जगह पे एक दूसरे टर्म का इस्तेमाल कर सकता,
अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो इसके जगह पर एक टर्म इस्तेमाल कर सकता, वो कर सकता i⁻⁻1। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है वो है वोल्टमीटर मेजर। कहता है कि वोल्टमीटर जो है किसको मापता है, तो वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है 19। कहता है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर। देखिए पीछे भी प्रश्न आया, ऑप्शन नंबर सी डाइवर्स। दो प्रश्न रिपीट हो गए। हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है 20। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एन इम्प्योरिटी एलिमेंट फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें दो बात आप याद रखेंगे, एक होता है एन टाइप, ध्यान से थोड़ा समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। दोनों हमारा सेमीकंडक्टर का टाइप है, ध्यान दीजिए। देखिए पी टाइप जब होगा तो इसमें होगा ट्राईवैलेंट। कैसा होगा? ट्राईवैलेंट। लेकिन अगर एन टाइप होगा तो इसमें होगा पेंटावैलेंट। कैसा होगा? पेंटावैलेंट। ऐसा। सर आपको पता है ट्राई का मतलब 3 होता और पेंटा का मतलब 5 होता और टेट्रा का मतलब 4 होता, डाई का मतलब 2 होता, मोनो का मतलब 1 होता। तो कह रहा है कि इसमें कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एन इम्प्योरिटी एलिमेंट फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के लिए कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बोरॉन जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि इन फोटो इलेक्ट्रिसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू। किसके होते? तो प्रोपोर्शनल जो होता फ्रिक्वेंसी का, यानी ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हमारा सही प्रश्न का आंसर होगा। अगला हम बात करें 22 22वें प्रश्न की। विच ऑफ द फ्लोइंग नेसेसरी टू एक्सप्लेन फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट। लाइट को दिखाने के लिए कौन सा होगा? तो तरंग सिद्धांत भी होंगे और क्वांटम सिद्धांत भी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही विकल्प होगा। अगर हम बात करें कभी तरंग सिद्धांत की, कभी हम बात करें तरंग सिद्धांत की, तो ये जो दिया गया हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? हाइगेंस के द्वारा। लेकिन अगर कभी सवाल पूछे क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, तो ये दिया गया मैक्स प्लांक के द्वारा। क्वांटम थ्योरी जो दिया गया वो दिया गया मैक्स प्लांक के द्वारा। हमको पता भी है कि मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरम दिया और एच का वैल्यू जो है वो प्लांक कांस्टेंट है 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट का जो यूनिट है वो जूल इंटू सेकेंड है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है 23। कहता है एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज हैवल्ड द हीट जनरेटेड विल बी। देखिए हीट से सवाल है, ये समझते हैं। सर एक फार्मूला होता H इक्वल टू V² बटा R इंटू टी, ऐसा फार्मूला होता है हीट में। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रतिरोध होगा वो आधा कर दिया जाए, रेजिस्टेंस जो है हाफ कर दिया जाए। तो देखिए V² का V² और R का वैल्यू जो होगा वो R/2 हो जाएगा और इन 2 में T हो जाएगा। अगर पूरा हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, V² इंटू T रहेगा और नीचे में जो है वो आपका R रहेगा। तो कितने टाइम्स हो जाएंगे? तो 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। अब देखिए पहले से था V² R इंटू टी, अब हो गया 2V² R इंटू टी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द इक्वेटर। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार में लगा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कभी अगर सवाल पूछे कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, ध्रुव पर अगर सवाल पूछे कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, जो पोल पे होगा एंगल ऑफ डिप वो कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर कभी सवाल पूछे कि विषुवत रेखा पर, क्या सवाल पूछे? विषुवत रेखा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते? इक्वेटर बोलते। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इक्वेटर बोलते।
अंग्रेजी में हम लोग विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते। अगर कभी इक्वेटर पर पूछेगा तो जो होगा वो 0 डिग्री होगा। आइए अब हम समझते कि प्रश्न में क्या है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द इक्वेटर, इक्वेटर में पूछा है तो हमको पता है कि 0 होगा इक्वेटर पर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा इस प्रश्न का। हमारे अगले प्रश्न की बात करें 25 में, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की हम बात करें 25 नंबर, वो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि आयरन इज, कह रहा है प्रश्न में कि जो लोहा होता है, आयरन जो होता है किसका, देखिए यहाँ से 2 मार्क्स में बोले या 5 मार्क्स में बोले, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। सवाल आ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ सवाल है कि आयरन क्या है, आयरन होता क्या है, तो आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है। एग्जाम्पल हम याद रखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न होने की संभावना हो सकती है। कहता है टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, सवाल ऐसा पूछा है कि टेस्ला जो है वो किसकी इकाई हो, ऐसा प्रश्न बोला। तो टेस्ला जो सही इकाई होगा वो होगा आपके प्रश्न का आंसर सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा वो टेस्ला होगा। आइए यहाँ से एक सवाल हम याद रखेंगे। अगर कभी सवाल पूछे कि एक टेस्ला में कितना गॉस होता, ऐसे सवाल पूछे जाते तो 10⁴ गॉस होता। इसको हम याद कराए थे मजाक मजाक भाषा में, एक तसला में कितने गिलास। हम बोले थे कि एक तसला में कितने गिलास, तो बोले थे 10⁴ गिलास। अगर ऐसा सवाल नहीं हो सकता तो दूसरा भी इसके हो सकते हैं, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न हमारा है, व्यतिकरण की घटना का कारण है। कहता है द कॉज ऑफ इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट जो है वो किसका कारण है, तो यह है कलांतर का फेज डिफरेंस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए 28, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आप शेयर करें और लाइक भी करें, और हमारे चैनल अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सॉरी 23 नहीं, नंबरिंग मिस्टेक हो गया। अगर मैं पीछे एक बार गौर करूं, जी हाँ 27 यहाँ आप गौर करेंगे। पीछे जो प्रश्न हुए थे वो 27 हुए थे, नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा 28, इसको कर लेंगे 28। ये 28 नंबर प्रश्न है। देखिएगा कहता प्लांक नियतांक, अभी मैं बता के आया जूल सेकेंड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते, 8 से करते, जिसका वैल्यू हमने बताया, तो इसका हो जाएगा जूल सेकेंड, सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। कहता है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैंने आपको पहले लेक्चर में पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने मैक्सिमम सवाल कराए थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। इसमें मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था कि ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के कॉइल होते, एक प्राइमरी होता और दूसरा सेकेंडरी होता। तो उसी से प्रश्न है 29 नंबर, कहता है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैव N1 एंड N2 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। कहता है कि जो लपेटे की संख्या है, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जो फेरो की संख्या है वो है N1 और N2। तो इसमें क्या होगा, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप अप में होगा N2 ग्रेटर देन N1। अब आप विकल्प को चेक करिए, N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए हम अब चलने पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमारा सबसे आखिरी सवाल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ए सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। कहता है अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है। तो देखिए सेमीकंडक्टर में दोनों होते, इलेक्ट्रॉन्स भी होते और होल्स भी होते, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू।